हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे कि वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है। अपने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ठीक है। और आज हम देखेंगे कि कैसे हम किन्हीं दो वेक्टर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उनको जमा कैसे करते हैं। सो सपोज मेरे पास कोई दो स्टोन है, उन दोनों को जब मैं मतलब कंबाइन करूंगा, ऐड करूंगा, तो सिंपली आंसर आएगा 3 kg। एक 1 kg का, एक 2 kg, तो सिंपली आंसर आएगा 3 kg, राइट। अब सपोज मेरे पास दो फोर्सेस हैं, 2 न्यूटन और 4 न्यूटन की। जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर आएगा 6 न्यूटन, राइट। अब इसका आंसर 6 न्यूटन क्यों आया? क्योंकि ये जो दोनों फोर्सेस थी, इनकी डायरेक्शन क्या थी? सेम, ठीक है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी में तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐड कर देते हैं क्योंकि उसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता। बट जो वेक्टर क्वांटिटी है उनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन जरूरी होती है और हर डायरेक्शन का अपना एक मीनिंग होता है, ठीक है। सो आपने देखा कि इस केस में हमने क्या किया, वेक्टर्स को स्केलर की तरह सिंपली ऐड कर दिया, 4 + 2 6। बट आपने यहाँ पे एक ध्यान रखनी है बात कि वेक्टर्स जब भी सेम डायरेक्शन में होते हैं तभी हम उसको स्केलर की तरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी भी वेक्टर को यानी किसी दो वेक्टर को हम स्केलर की तरह तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। बट क्या होगा अगर इनकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट हो जाए, क्या तब भी हम स्केलर की तरह इसको ऐड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि तब मैंने आपको बोला ना कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उनके पास डायरेक्शन होती है और हर डायरेक्शन का अपना एक मीनिंग होता है वेक्टर्स का, ठीक है। सो अभी मैं मतलब आगे थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा कि कैसे डायरेक्शन चेंज होने से वेक्टर का मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। सो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये रिवर है, यहाँ पे आप कश्ती लेके यहाँ पहुंचना चाहते हो सामने, ठीक है। और आप जितनी मर्जी स्पीड से भी बोट चला लो, अगर रिवर मतलब बह रही है, ठीक है, रिवर मूव कर रही है, तो आप कभी भी स्ट्रेट पहुंच ही नहीं सकते हो। आप कहाँ पहुंचोगे? थोड़ा सा राइट साइड में। अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि रिवर जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है, ठीक है। सो सपोज जो रिवर की वेलोसिटी है वो है वी और जो आपकी बोट की वेलोसिटी है वो है वी। अब एक वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट और एक वेक्टर है उसकी डायरेक्शन है डाउन टू अप, ठीक है। अब दो वेक्टर्स है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब इनको हमें ऐड करना होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इनका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। यानी जब वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर्स को जब मैं ऐड करूंगा तो इनका जो नेट इफेक्ट है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तभी आपने जब इससे मूव करना शुरू किया था यहाँ के लिए, यहाँ तो पहुंच जाओगे आप, बट बिल्कुल स्ट्रेट नहीं पहुंचोगे, थोड़ा सा इस तरह से पहुंचोगे डायगोनली, ठीक है। सो अभी आपने देखा कि अगर वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो तब हम उनको स्केलर की तरह ऐड करते हैं, बट अगर वेक्टर की डायरेक्शन डिफरेंट हो तब हमें उनको डिफरेंट तरीके से ऐड करना पड़ता है, ठीक है। सो आगे हम देखते हैं कि वो कौन से लॉ हैं या रूल्स हैं जो हम यूज करते हैं जब वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होती है उनको ऐड करने के लिए, ठीक है। सो एक पॉइंट ये भी आपने नोट करना है, द वेक्टर हैव डायरेक्शन हैंस द सिंबल प्लस हैज अ डिफरेंट मीनिंग। जिस तरह से वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो सॉरी डिफरेंट डिफरेंट होती है, उसी तरह से जब भी हम किसी मतलब वेक्टर को ऐड करते हैं तो उनका मीनिंग जो डिफरेंट आता है, ठीक है। सो पहले हम ट्रायंगल लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल लॉ मतलब ज्यादा कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेक्टर लेंगे, वेक्टर बी, और एक दूसरा वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है,
वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब किसी वेक्टर को पैरेलली मूव किया जाता है तो उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आता, ना तो उसके मैग्नीट्यूड में ना उसकी डायरेक्शन में। अभी मुझे क्या करना है, वेक्टर ए में वेक्टर बी को मूव करना है, और सॉरी ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, वेक्टर बी को मूव करूँगा तब तक जब तक कि वेक्टर बी की टेल वेक्टर ए के हेड में अटैच ना कर जाए। ठीक है, इस तरह से आगे फिर हम निकालेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे ऐड करेंगे। मैंने क्या बोला अभी, अगर वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है तो बी को मैं इस तरह से मूव करूंगा कि इसका जो टेल है वो वेक्टर ए के हेड के साथ कंसाइन करे। ये वेक्टर ए हो गया, ये हो गया हमारा वेक्टर बी। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करने के बाद जब मैं वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड तक एक डायगोनल खींचूंगा तो वो हो जाएगा हमारा रिजल्ट, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सपोज मैं इनको नाम दे देता हूं वेक्टर सी। ठीक है, अभी आपने देखा कि जब मुझे वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है तो मैंने क्या किया, वेक्टर बी को मूव किया इस डायरेक्शन में ताकि जो वेक्टर बी का टेल है वो वेक्टर ए के हेड के साथ कोसाइन कर जाए, उसके साथ मिल जाए। अगर सपोज मेरे को वेक्टर ए को ऐड करना होगा वेक्टर बी में तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर ए को पैरेलली मूव करूंगा इस तरह से यहाँ पे जब तक कि वेक्टर ए का टेल वेक्टर बी के हेड के साथ कोसाइन ना कर जाए। ठीक है, अभी एक और तरीका है वेक्टर्स को ऐड करने का जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये भी मतलब ज़्यादा कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे बिल्कुल सिंपल ट्रायंगल लॉ है उसी तरह से पैरेललोग्राम लॉ भी है। ठीक है, डिफरेंस बस इतना है कि जब हम ट्रायंगल लॉ की बात करें तो इसमें हेड और टेल आपस में कॉन्साइन करते हैं, यानी आपस में जुड़ जाते हैं। जब पैरेललोग्राम की बात करेंगे हम तो यहाँ पे जो उनकी टेल है वो आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने दो वेक्टर लिए थे ट्रायंगल लॉ को फाइंड आउट करने के लिए, ट्रायंगल लॉ से वेक्टर को ऐड करने के लिए, वैसे ही हम यहाँ पे दो वेक्टर लेंगे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, आपस में इस तरह से कनेक्ट करूंगा कि इन दोनों की टेल्स जो आपस में जुड़ जाए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज ड्रॉ वेक्टर्स विद टेल्स कोइंसाइडिंग। ये हो गया हमारा वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। अभी आप देखेंगे इन दोनों का टेल्स आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इनके ज्वाइंट को मैं यहाँ पे बोलता हूँ ए, ये बी और ये हो गया सी। सेकेंड पॉइंट है कंप्लीट पैरेललोग्राम कंसीडरिंग दीज टू टू बी एडजेसेंट साइड। अब ये जो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, इन दोनों को मिला के हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और आप देखेंगे कि जो पैरेललोग्राम है यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी उसकी एडजेसेंट साइड है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, एक डायगोनल खींचेंगे जहां पे इन दोनों के टेल्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, वहां से एक डायगोनल खींचते हैं। ठीक है, डायगोनल थ्रू कॉमन टेल गिव्स द सम, यानी यहां से इन इन दोनों का टेल, दो वेक्टर्स का टेल ए और बी जहां पे कनेक्ट हो रहे हैं वहां से जब हम एक एडजेसेंट वहां से जब हम एक डायगोनल खींचते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, स्टूडेंट अभी आपने देखा कि जब बात आती है ट्रायंगल लॉ की तब हम क्या करते हैं, हेड और टेल को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और जब बात आती है पैरेललोग्राम लॉ की तब हम दोनों के टेल्स को आपस में कनेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था ना कि इनके डायरेक्शन का डिफरेंट मीनिंग होता है, तो अभी हम वही देखेंगे कैसे
ऐड करने पे भी इनकी डायरेक्शन जो है डिफरेंट कैसे रहती है। सो हम देखते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन बाय ज्योमेट्रिक वे। ठीक है, ज्योमेट्रिक तरीके से हम वेक्टर को माइनस कैसे करते हैं। ठीक है, सो सपोज ये है हमारे पास वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। अब हमें फाइंड आउट करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, पिछली दो स्लाइड में हमने क्या किया, ट्रायंगल लॉ से वेक्टर ए प्लस बी को ऐड किया, जहां पे हमने क्या किया था, दोनों के हेड और टेल्स को आपस में कनेक्ट किया था और एक थर्ड वेक्टर ड्रॉ किया था, रिजल्टेंट वेक्टर। और पैरेललोग्राम में हमने क्या किया, दोनों का टेल्स कंबाइन किया, एक पैरेललोग्राम बनाया और फिर उनकी जो ज्वाइनिंग पॉइंट थे वहां से डायगोनल खींचा। ठीक है, और जो रिजल्टेड वेक्टर आया उसको बोलते हैं हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अभी हमें करना है यहाँ पे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, सो हम सिंपली क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन है ऊपर की तरफ थोड़ा सा साइड और ये है इस तरह से। ठीक है, सो वेक्टर ए तो सिंपली ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस बोला है ना, माइनस, तो माइनस का मतलब है अब यहाँ पे जा रहा था ये वेक्टर डाउन टू अप। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे हम तो ये आएगा हमारा वेक्टर अप टू डाउन, इस तरह से, समझे। जब प्लस करूंगा तो सिंपली या तो यहां पे अटैच करके इस तरह से बनाएंगे या फिर यहां से अटैच करके हम इस तरह से बना देंगे। दो ही रूल्स है, सिंपल है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये वेक्टर ए वैसे का वैसे ही और बी को हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको दोनों मेथड पता है तो किसी भी मेथड से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वेक्टर ए और ये है हमारा वेक्टर बी। सिंपली ए में बी को ऐड कर रहा हूं मैं। ठीक है, सो बी को डायगोनली में मूव कर रहा हूं, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। फिर एक रिजल्टेड वेक्टर यहां से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो आ जाएगा हमारे पास वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, सो ये आ गया हमारा आंसर, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। अगर मुझे बी में से ए को माइनस करना है तो सिंपली मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा। ठीक है, और सेम यही रिजल्ट यहां पे दिखाई देगा। ओके, अभी हम देखेंगे जो वेक्टर एडिशन होता है वो कॉम्बिनेटिव होता है। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, फिर से वैसे ही वेक्टर ए लिया, एक वेक्टर है वेक्टर ए और एक दूसरा वेक्टर लिया वेक्टर बी। ठीक है, अब सपोज इनको मुझे ऐड करना है दो डिफरेंट तरीके से, मतलब पहले मुझे वेक्टर ए में वेक्टर बी ऐड करना है, फिर बाद में वेक्टर बी में मेरे को वेक्टर ए ऐड करना है, तो दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। सिंपली जैसे कि 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 एंड 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। ठीक है, सो यहाँ पे वेक्टर ए लिया, ठीक है, और ये वेक्टर बी ले लिया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वेक्टर ए में वेक्टर बी ऐड कर रहा हूँ, जैसे ट्रायंगल लॉ में हमने देखा था, और ये आ गया इसका रिजल्टेड, वो हो गया हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, सो ये फर्स्ट डायग्राम है जब मैं वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब सपोज मेरे को वेक्टर बी में वेक्टर ए को ऐड करना होगा तो मैं क्या करूंगा, पहले वेक्टर बी लूंगा और फिर वेक्टर ए लूंगा। ठीक है, और उसका रिजल्टेड ऐसे ड्रॉ कर देंगे हम, और ये आ जाएगा हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि ये जो वेक्टर एडिशन है ये क्या है, कॉम्यूटेटिव। अब नेक्स्ट, सॉरी थोड़ा सा ये यहाँ पे रख लेते हैं इसको। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, यानी इनके जो आंसर है उसमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, सो एक और देख लेते हैं वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी, समझ लो इसको। जैसे वेक्टर ए है प्लस वेक्टर बी प्लस सी,
इसको ब्रैकेट में लगाया, इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इनको ब्रैकेट में और वेक्टर सी बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरह का केसेस में भी मतलब रिजल्ट में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं आता, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं द वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। अगर बात करें हम डिस्ट्रीब्यूटिव की, तो जब मैं करूंगा c इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू सी ए वेक्टर सी ए प्लस वेक्टर सी बी, इसको बोलते हैं हम वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। वेरी सिंपल, इसमें कुछ भी ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, जो हमारा मेन टॉपिक है। सो अभी हम वेक्टर एडिशन करेंगे ज्योमेट्रिक वे से, ठीक है। सपोज ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी, ठीक है, और ये है वेक्टर ए और बीच में एक एंगल। अभी मैं यहां पे क्या करूंगा, एक डायगोनल ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और ये हो गया इसका रिजल्टेंट, ठीक है। ये इसके रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच में ये एंगल है अल्फा, और ये एंगल थीटा, राइट। यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे हम और ये परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो इन वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब हम ऐड करेंगे तो इसका जो रिजल्टेड आएगा, मतलब जो इन दोनों का एडिशन करके आएगा, वो आएगा हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। ये हमारे पास ए है, बी है, सी, डी और ए, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को? अभी देखो, जैसे आपने पैरेललोग्राम और ट्रायंगल, पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ देखा अभी आपने, तो उसी का यूज करेंगे हम इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, दो वेक्टर लिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ए और बी के बीच में ये एंगल है, ठीक है। फिर पैरेललोग्राम ड्रॉ किया और उसका ये रिजल्ट डायगोनल निकाल दिया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये तो आपको पता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इस तरह से निकालते हैं, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है वो कितना बड़ा है, वो फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, ठीक है। ये थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया है लाइन परपेंडिकुलर और ये हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया है, क्योंकि इस तरह से किसी भी बंदे को समझना और कैलकुलेट करना वैल्यू काफ़ी इजी रहता है, ठीक है। अभी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, छोटी सी लाइन लिख लेते हैं पहले, सिंपली ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ए डी स्क्वेयर ये है क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसका रिजल्ट निकालना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये सिंपल इक्वेशन हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, ए बी प्लस बी ई, ये देखो ए बी प्लस बी ई होल्ड स्क्वेयर प्लस डी ई स्क्वेयर, ठीक है। ये हमने इसीलिए ड्रॉ किया क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जो है उसको समझना काफ़ी इजी है और हर किसी बंदे को आती है वो, ठीक है। तो क्या होगा कि उसके साथ हम अपना कैलकुलेशन इजीली निकाल सकते हैं। अभी आगे इनकी जो वैल्यूज आएगी वो आपको इस तरह से समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। इसको समझने के लिए हम पहले क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, बाकी कुछ नहीं देखना है, सिंपली ये जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसी को देखना है, ठीक है। सो एक मिनट रुको जरा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फिर दिखाता हूँ मैं। ये देखो वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये डायगोनल ड्रॉ किया हमने, ठीक है। सो पहले तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आपको समझाने के लिए ये मैंने ये मतलब अलग स्लाइड बनाया है छोटा सा। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। पैरेलली जब इस वेक्टर को मूव किया तो यहाँ पे ये क्या हो गया, वेक्टर बी, ठीक है। सो ये और ये दोनों एक ही चीज है। ये हमने एक ट्रायंगल और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। सो अभी ये फार्मूला आपको आते हैं सारे ही, cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडिंग बाई हाइपोटेन्यूज एंड sin थीटा इज इक्वल टू p परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाई करंट
और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। सो यहां से cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा होता है बेस, बेस हमारे पास BE डिवाइडिंग बाय करंट, अपॉर्चुनिट्स हमारे पास है B, सो ये आ गया B, और यहां से BE की वैल्यू हमारे पास आ गई B cos थीटा, राइट। अभी हम साइन थीटा देखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय अपॉर्चुनिट्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, P जो है परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास DE, और फिर से ये करंट जो हमारे पास B आ गया, और यहाँ से DE की वैल्यू हमारे पास आ जाती है B साइन थीटा। सो क्लियर है ना, आपको BE और DE की वैल्यू यहाँ से मिल गई। तो अभी चलते हैं पिछली स्लाइड में, क्योंकि ऐसे तो तुम लोगों को समझ में आना नहीं था। ये आ गया, सो 8 स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, एट स्क्वायर हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू ए प्लस बी, ई आया हमारे पास बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। जब इनको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास इस वाले को, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यार यहाँ पे मेरे को लगता है एक चीज छूट गई है मेरे से, प्लस बी स्क्वायर ना, और ये बी, और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये छूट गया यहाँ पे, है ना, इसको आपने ऐड कर लेना। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए डी, बी स्क्वायर को जब कॉमन लेंगे ना हम, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आता है 1, ठीक है। यहाँ पे छूट गया फ्रेंड, ये आप खुद ही देख लेना, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके, ये आएगा यहाँ पे, और प्लस बी स्क्वायर आएगा, और फिर आपने यहाँ से देख लेना है कि बी स्क्वायर कॉमन लेना है, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कलेक्टिवली जब हम इसको स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे दूसरी तरफ अंडर रूट बनेगा, और हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, और जब अरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और सारे का अंडर रूट। अभी वो जो मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट किया, इसकी डायरेक्शन को निकालना है हमें, ठीक है, क्या डायरेक्शन होगी अल्फा की डायरेक्शन। सो उसको निकालने के लिए हम tan अल्फा लेंगे, जो कि आएगा हमारे पास डी ई डिवाइडिंग बाई ए ई, ठीक है। सो डी ई क्या है हमारे पास, डी ई है हमारे पास बी साइन थीटा, राइट, ये वैल्यू यहाँ पे बी साइन थीटा, और ये ए ई है हमारे पास वेक्टर ए प्लस बी ई, और बी ई है हमारे पास बी कॉस थीटा, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडिंग बाई ए प्लस बी कॉस। आगे हम ये जो ज्योमेट्रिक मेथड है उसके ड्रॉबैक की बात करेंगे, ठीक है। देखो अभी आपने पढ़ा ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर को ऐड करने के लिए, जब आपने देखो तो ये काफ़ी इजी है, इतना ज़्यादा टफ नहीं, ठीक है। बट अगर प्रॉपर वे में देखा जाए तो ये जो मेथड है तो इजी, बट जब दो से ज़्यादा वेक्टर आपके पास हों, चाहे वो 2 डायमेंशन में हो या 3 डायमेंशन में, तब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये जो दोनों मेथड है वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। इन मेथड को हम तभी यूज़ मतलब तभी इजीली हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास केवल 2 वेक्टर्स हो और उनकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट हो, ठीक है, चाहे वो 2D में हो या किसी में भी हो। बट दो से ज़्यादा जब वेक्टर होंगे तब आप इस मेथड को इजीली यूज़ नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल
ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, और यहाँ पे मेरे पास है 3 वेक्टर, ठीक है, ए बी और सी। सपोज ये 2 डायमेंशनल में ही कंसिडर करें और मैं बोलूँ आपको कि इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करो इन तीनों वेक्टर्स का, तो आप इसको इजीली ऐड नहीं कर पाओगे, ठीक है। यानी ये मेथड जो वो टफ टफ लगेगा आपको ये मेथड। और अगर आपकी और ज़्यादा नींद हराम करनी हो और मैं बोलूँ कि यहाँ पे इसका मतलब 3D में है ये वेक्टर्स, और तब इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करो, तब तो आपके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो ये इसका लिमिटेशन है ज्योमेट्रिक मेथड से हम क्यों नहीं वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। इसलिए बुक्स वगैरह जो भी हम फॉलो करते हैं उसमें मतलब इन मेथड्स को ज़्यादा वेक्टर जब ऐड करने के लिए हमें होंगे तो इन मेथड्स को हम यूज़ नहीं करते हैं। इन मेथड को यूज़ करने के लिए हम जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय कंपोनेंट रेजोल्यूशन उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जो मैं देखता हूँ अगर टाइम लगा तो बनाता हूँ उसको भी, ठीक है। फिलहाल इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो बता देना आप, ठीक है। ओके, थैंक यू।